जैन प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद होगी आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन साथ कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को जो है कल जो है पढ़ाया था, पुष्प के भाग जो है पढ़ा चुके थे और आप लोग से उम्मीद होगा कि आप उस लेक्चर को भी देख भी लिए होंगे। आज मैं जो टॉपिक प्रारंभ करने वाला हूं वह टॉपिक है पुंकेसर, जिसे हम लोग लघु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं बच्चा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है आज का। और एक बात याद रख लेना, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं गुड्डा, ये टॉपिक जो है आप लोगों का, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को समझ जाओगे ना, तो आप लोग को एहसास होएगा कि आप लोग को ये अध्याय को पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चा, आप मेरी बातें समझ गए होंगे। चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चा कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका टॉपिक जो है, आपका टॉपिक है पुंकेसर। और मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर को जो है ना हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुपर्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि पुंकेसर को जो है लघु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप जरूर लिखिएगा गुड्डा कि पुंकेसर जो है, इस पुंकेसर का जो है दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुपर्ण के नाम से तो इसे जानते हैं पुंकेसर। आई होप ये बातें आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे कि अगर यहाँ पे बात की जाए पुंकेसर कहा किसे जाता है, तो आप लोगों को कल बता दिया गया था गुड्डा कि ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं परागकोश, यानी एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर बोला जाता है। और ये वाला भाग जो है इसे बोला जाता है फिलामेंट बोला जाता है। और इन दोनों को मिला करके मैंने आप लोगों को बताया था, इन दोनों को मैंने आप लोगों को मिला करके बताया था, स्टेमेंस बताया था। ठीक है, आप लोगों को इन दोनों को मिला के स्टेमेंस बताया था, अर्थात मैंने बताया था कि यह पुंकेसर है। ये क्या है तो कहोगे सर ये पुंकेसर है। तो कोई भी बच्चा जो है आपसे पूछता है ना कि पुंकेसर होता क्या है, तो आप उन्हें सिंपल सा जवाब दे दोगे कि सर जो पुंकेसर जो होता है ना, जो पुंकेसर जो होता है ना, ये पुंकेसर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है एंथर से, अर्थात परागकोश से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है फिलामेंट यानी पूतंतु से मिलकर बना होता है। आप बहुत ही सुंदर से उन्हें जवाब दे पाओगे। ठीक है, यह भी बात आप लोगों को लिखना है कि एक बात तो आप पॉइंट लिख लिए होंगे कि पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं, और उसी के जस्ट नीचे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो होता है यह परागकोश और पूतंतु से मिलकर बना होता है। इस बात को भी आप लिख पाओगे बहुत ही आराम से। अब बात करेंगे बच्चा कि इन दोनों, इस पुंकेसर का जो है ना, इस पुंकेसर का जो मेन भाग है वो मेन भाग आपका यह वाला है। कौन सा है? एंथर है। तो हम अब बात करने वाले हैं एंथर की बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सब इसको हमें हटा देता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जितना टॉपिक अभी तक बताया उतने टॉपिक आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोगों से ये उम्मीद होएगी। अब आप लोग जो है यहां से टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा गुड्डा। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं गुड्डा? तो कहोगे सर एंथर बोलते हैं। एंथर यानी परागकोश कहते हैं। और ये परागकोश को जब आप ध्यान से देखोगे ना, इस परागकोश को अगर ध्यान से देखोगे ना गुड्डा, तो ये परागकोश जो है आप लोगों को दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यह पहली पाली है, यहाँ पे पहली पाली है, और ये दूसरी पाली है गुड्डा। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेहतरीन तरीके से? तो कहोगे यस सर, हमें परागकोश जो है, एंथर जो है, ये दो पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। दो पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि जो परागकोश होता है वह कैसा दिखाई देता है, तो आप सिंपल सा उन्हें जवाब दे देना कि जो परागकोश होता है यह एक द्विपालित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है गुड्डा? तो आप बताओगे उन्हें कि परागकोश जो है ना, परागकोश जो है गुड्डा, ये कैसी संरचना है? तो बताना उन्हें कि द्विपालित
संरचना होती है, संरचना होती है। ये सिंपल सी बातें गुड्डा, आप उन्हें जरूर बता देना, आप उन्हें जरूर बता देना। ये बातें आप भी साथ 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 में नोट करते जाइएगा, ठीक है। आप यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब जो है बातें ध्यान से सुनना, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। आपको पता हो गया कि परागकोश जो होता है द्विपाली संरचना होती है। कितनी भाग हो? 2 पाली संरचना। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान सुनना कि जब इस परागकोश को जो है ना, जब इस परागकोश को अनुप्रस्थ काटते हो ना, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जैसे मान लो कि ये पेन है और पेन को मैंने एक चाकू से लेकर के बिल्कुल ऐसे काट दिया, तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। तो जब परागकोश को अनुप्रस्थ काटोगे कुछ इस तरीके से गुड्डा, तो जब परागकोश को मैंने मान लो कि मैंने यहां से काट दिया, मैंने यहां से परागकोश को ऐसे काट दिया, तो काटने के बाद जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देगी। जब इस तरीके से संरचना दिखाई देगी गुड्डा, तो आप एक मुझे जवाब दो कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर हम जिस रूम में बैठे हैं ना उस रूम में 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपके रूम में 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं तो आप यहां पे देख के बताइए बच्चा कि यह जब परागकोश को जब आपने काटा, जब आप परागकोश को जब आपने काटा तो काटने के बाद इस कितने किनारे दिखाई दिए हैं। तो आप कहोगे सर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं गुड्डा। ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। और जिन बच्चों को यहाँ पे 4 किनारे बेहतरीन तरीके से दिखाई ना ही दे रहा है, वो बच्चा यहाँ पे भी देख सकता है। इसी ऊपर वाले भाग को मैं यहाँ पे निकाल के आप लोग को दिखा देता हूं। तो कितने किनारे हैं बच्चा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं। ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ये तीसरा किनारा है और ये चौथा किनारा है। यानी जब मैंने परागकोश को अनुप्रस्थ काटा तो परागकोश को काटने के बाद जब उन्हें देखा तो तो उसमें 4 किनारे दिखाई दिए, अर्थात 4 कोने दिखाई दिए। ठीक है, यहां तक की बातें। अब मेरी बातें ध्यान से सुनने का कोशिश करना गुड्डा। ये जो चारों किनारे हैं ना, इन किनारों को क्या बोला जाएगा? इन चारों किनारों को क्या बोला जाएगा? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन किनारों को, ये जो किनारा है बच्चा, ये जो किनारा है ना, ये किनारा, इसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी बोलते हैं बच्चा। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी हमें इसे, ठीक है बच्चा। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से अभी तक मैं जो बातें समझाया आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। कोई पूछे आपसे पुंकेसर क्या है, उन्हें तुरंत जवाब देना कि पुंकेसर जो होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक परागकोश और तंतु। इन दोनों से मिलकर के आपका पुंकेसर बना होता है। और उन्हें यह भी बता देना गुड्डा कि जो पुंकेसर है ना, उस पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुपर्ण होता है। यह भी आप उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देंगे। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया
कि जब पराग कोश को जो है ना, जब पराग कोश को जो है ना, जब हमने अनुप्रस्थ काटा, तो अनुप्रस्थ काटने के बाद जो है गुड्डा, उसमें 4 किनारे दिखाई दिए थे। और जब उनमें 4 किनारे दिखाई दिए थे, तो उन प्रत्येक किनारों को हमने क्या बोला, उन प्रत्येक किनारों को आप लोग क्या बोले, तो आप लोग बोलोगे सर उन प्रत्येक किनारों को लघु बीजाणुधानी बोले। ठीक है गुड्डा, बहुत ही आराम से आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपको मैं एक प्रश्न यहीं पे पूछना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न होएगा कि पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं, तो आपके सुंदर मुख से जवाब आएगा कि सर वह 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। किसके अंदर गुड्डा, किसके अंदर होते हैं, तो पराग कोश के अंदर होते हैं। क्या होते हैं, छेना होना होता है का, नहीं ना, नहीं होता है, 4 ठे लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें आगे होंगे यहाँ की बात है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसा कि आप जान चुके हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं कि जब परागकोश को काटा गया ना, जब परागकोश को काटा गया तो कुछ इस तरीके से 4 किनारे दिखाई दिए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है 4 किनारे दिखाई दिए थे। ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। 4 किनारे, इनको मैंने क्या बोला, तो आप बताओगे सर मैंने इनको तो बोला था लघु बीजाणुधानी, लघु लघु बीजाणु हानि, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ध्यान से मेरी बातें सुन लीजिएगा, इससे मैंने बोला लघु बीजाणु। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे जो भी पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, चलो जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, अब एक मेरी बातें सिंपल सी बात मैं बताऊंगा कि 4 लघु बीजाणुधानी है। अब मैं जब भी समझाऊंगा आप लोगों को टॉपिक, आगे के टॉपिक जब भी मैं समझाऊंगा तो मैं एक बनाऊंगा, ऐसे एक बनाऊंगा। जैसे मान लो कि जब भी मैं ऐसे एक बनाऊंगा, ऐसे बना रहा हूं, तो ऐसे जब मैं एक बनाऊंगा तो आप कहोगे कि सर यही लघु बीजाणुधानी है। क्या है, लघु बीजाणुधानी यह है। मैं हमेशा इसी तरीके से बना के आप लोगों को समझाने वाला हूं, एक बना के बनाने वाला हूं। मैं 4 नहीं बनाऊंगा, मैं एक लघु बीजाणुधानी बना करके आप लोग को समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं आगे की बात। अच्छा एक बात बताओ, जैसा कि मैं बताया अभी, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो लघु बीजाणुधानी है। देखिए होते कितने, 4 होते, लेकिन मैं बना रहा हूं एक। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, अब मेरी बातें सुनिए। इस लघु बीजाणुधानी के ऊपर जो है, मेरी हर एक बात सुनिएगा ध्यान से गुड्डा, इस लघु बीजाणुधानी के ऊपर जो है एक आवरण होता है। आवरण का मतलब ही होता है लेयर। ठीक है, ऊपर है, लघु बीजाणुधानी के ऊपर एक लेयर है, एक आवरण है, जो कि मैं नीले कलर से दिखा दिया हूं। इस आवरण का नाम आप लोग याद रखिएगा, इस आवरण को बोला जाता है बाह्य त्वचा। क्या बोलते बच्चा, अब कहोगे सर इसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में
बाहरी लेयर क्या है, तो कहोगे सर एक बाहरी लेयर जो है ना त्वचा है। सिंपल इसी तरीके से आप लोग यहाँ भी याद रख सकते हो कि जो लघु बीजाणुधानी था, इसके ऊपर जो है एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण का जो नाम है ना, वो नाम है बाह्य त्वचा, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम समझ में आगे होंगे। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। अब जो है ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को? आप लोग कहोगे सर इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है ना, आप कुछ गोल गोल संरचना बना रहे हैं। बच्चा, मैं गोल गोल संरचना बना तो रहा हूं, लेकिन यह एक कोशिका है। जो मैं बना रहा हूं ये कोशिका है, और इस कोशिका का नाम आप लोगों को याद रख ले। इस कोशिका का आप लोग नाम याद रख ले है। इस कोशिका का नाम याद रखना है। इसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। हाइपोडर्मल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है गुड्डा, अब यहां तक कि आपको बातें समझ में आगे होगी। जैसे मैंने ये आप लोगों को समझाया कि ये गुड्डा ये था लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। और इसके अंदर जो है लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं। और ये ढेर सारी कोशिकाएं जो है, इन कोशिका को हमने एक नाम दिया है, क्या? अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल हमने नाम दिया है। बहुत ही है। अब मेरी बातें फिर सुनने का प्रयास करिए। यही वो कोशिका है, यही वो कोशिका है जो पराग कणों के लघु बीजाणुधानी के अंदर, ये वही कोशिका है जो लघु बीजाणुधानी के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर यही कोशिकाएं विकसित होकर के, क्या होकर के? तो यही कोशिका है, क्या जा रहा है, वही कोशिका है बच्चा, ये वही कोशिका है जो ये विकसित होकर के, ये विकसित होकर के बनाने वाली है परागकण। क्या बनाने वाली है? तो परागकण बनाने वाली। ठीक है, सिंपल सा। यही कोशिका वो है जो विकास करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और फाइनली इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर बन जाएंगे आपके परागकण। मैंने सिंपल से यही बताया कि यही कोशिका विकास करके परागकण बनेगी, लेकिन मैंने यह नहीं बताया आप लोगों को कि कैसे बनेगी। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह अधोस्तरीय कोशिका कैसे विकास करती है, और कैसे विकास करती है, विकास कर करके परागकण का कैसे निर्माण होता है। यही सारी चीजें हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं गुड्डा। बिल्कुल आराम से वीडियो को समझिएगा। मैं किसी टॉपिक को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ये मेरा मकसद है, इसीलिए मैं टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं आगे की बात। बच्चों, अब यहां देखोगे ना, ये था लघु बीजाणुधानी। अगर जिन बच्चों की ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो ये लिखा हुआ भी बिल्कुल तुरंत पढ़ोगे तुरंत समझ में आएगा।
ये बिल्कुल मेरी गारंटी है, तुरंत समझ में आएगा। जो बच्चा बिल्कुल सीरियसली पढ़ा है ना अभी तक, और यहाँ की टॉपिक में जो भी लिखा हूँ ना, उनको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाने वाली। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया यहाँ पे कि पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। क्या मैंने इस बात को बहुत ही बताया मैंने, ठीक है, उसी बात को लिखा गया। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है पराग कणों का निर्माण होने वाला है। किसका निर्माण होने वाला है? पराग कणों का निर्माण होने वाला है। मैंने बता दिया यहाँ पे कि ही कोशिका विकसित होकर के परागकण बनाएगी। कैसे बनाएगी मैं यह भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या यहाँ तक की लिखी हुई बातें आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरे पॉइंट पढ़ोगे तो लिखा गया कि लघु बीजाणुधानी के ऊपर, देखो लघु बीजाणुधानी के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। एक आवरण पाया जाता है, एक मैंने आवरण बना दिया, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? वाह त्वचा कहते हैं। इस आवरण को हमने क्या बोलते हैं? वाह त्वचा कहते हैं। लिख भी दिया, बता भी दिया, ठीक है। यह वाह त्वचा जो है क्या करता है? लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा देने का कार्य करता है। सिंपल सा, जितनी भी बाहरी लेयर होती है वह आंतरिक भागों का प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। ये आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा करके रख लें, ठीक है। तो ये वाह त्वचा लघु बीजाणुधानी की को प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रहा है, सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है गुड्डा क्या है कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कितनी होती है? 4 होती है, नहीं प्रत्येक की बात की जा रही है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है, यानी चारों के अंदर जो है, अंदर बहुत सारी, एक दो की बात नहीं की जा रही है, बहुत ढेर सारी, है ना, बहुत ढेर सारी क्या पाई जाती है? तो आपको बता दिया, कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत ढेर सारी क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने यहाँ पे बता भी दिया हूँ, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। ठीक है गुड्डा, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है अगला टॉपिक? सुनो, अब जो भी होएगा इसी कोशिका के ऊपर होगा। जो भी आगे के टॉपिक, जो भी कुछ होएगा यही कोशिका। अब मैं इन कोशिका को कराने वाला हूं विकास। अब मैं इन कोशिका को कराने वाला हूं विकास। इस विकास को आप लोग को ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को चल रहा हूं समझाने टॉपिक, क्या ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक, को मैं हटा लेता हूं, ठीक है। हटाया और अपना हेडिंग लगा लीजिएगा। ऐसे ऐसे तो लिख के लेके मैं लेके आया हूं, लिख दिया हूं सारी चीजें, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं लघु बीजाणु। इसके अंदर ये था लघु बीजाणुधानी और इसके अंदर कोशिकाएं हैं। देखो बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं। इन कोशिका को आप लोगों को क्या बोलोगे? तो बताओगे सर ये तो कोशिका है अधोस्तरीय कोशिका, स्तरीय कोशिका। ये जो है ना, बता चुका हूं, ये है अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है गुड्डा। अब मेरी बातें ध्यान सुनना। कि ये जो आपकी अधोस्तरीय कोशिका है, मैं एक लाइन बोलने वाला हूं।
ये जो आपको अधोस्तरीय कोशिका है, ये आकार में बड़ी हो जाती है, ये आकार में बड़ी हो जाती है, ये आकार में क्या होती है, बड़ी हो जाती है। देखो मैं यहां दिखा देता हूं, ये रही आपकी लघु बीजाणुधानी रहा, इसके ऊपर लेयर है ना, आप जानते हो लेयर का नाम अच्छे तरीके से, वाई तो अच्छा है, लेयर नहीं बना रहा हूं, बस समझा रहा हूं, ठीक है। और ये रही आपकी कोशिका बड़ी हो गई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कोशिका हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा। मैं चार बनाया हूं तो मैं मत समझ चार ही बड़ी हुई है क्या, नहीं गुड्डा, चार नहीं बड़ी हुई है, मैं बस केवल समझाने के लिए चार बनाया हूं। तो ये कोशिका आकार में केवल बड़ी हुई है, आप भी छोटे से बड़े हुए हैं ना, तो ये भी कोशिका भी बड़ी होगी। तो ये कोशिका कौन कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका जो थी आकार में बड़ी हो गई। और जब आकार में बड़ी हो गई गुड्डा, का नाम बस बदल दिया गया है। नाम क्या बदल के रख दिया गया, नाम को आप लोग याद रख ले, इस नाम को बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसे, इसे बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल के नाम से हम लोग इसे, ठीक है। क्या आप लोगों को यहां तक की बातें सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। और जिस भी बच्चे को दिक्कत होगा, है ना, अब आपकी दिक्कत से, केवल आपके दिक्कत से मैं अपना पढ़ाने का तरीका बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत है इस टॉपिक को बार बार रिपीट करने की, ठीक है। मेरा मकसद एक ही है, कमजोर बच्चों को भी साथ लेके चलना। तो मैं रिपीट करूंगा ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। मैं यहां पे ये बोला हूं कि ये जो अधोस्तरीय जो कोशिकाएं थी, किसके अंदर थी, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर थी। यही कोशिकाएं जो है आकार में बड़ी हो गई, तो बस बड़ी हो गई तो बस उसका नाम बदल दिया मैंने, प्रप्रसु कोशिका। इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि अधोस्तरीय कोशिका जो है, अधोस्तरीय जो कोशिका जो है वो बदल चुका है प्रप्रसु कोशिका में। अब जो भी हम लोग आगे की बात करेंगे इसी कोशिका में होएगा, जो भी आगे की कहानी होगी इसी को, यही कोशिका करेगी। तो ये कोशिका को आप देखिए, इस कोशिका में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे प्रप्रसु कोशिका, हेडिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रप्रसु कोशिका। हम लोग अधोस्तरीय कोशिका से बना दिए प्रप्रसु कोशिका, ठीक है, प्रप्रसु कोशिका। अब ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा ध्यान से। ये जो प्रप्रसु कोशिका थी, ये जो प्रप्रसु कोशिका है, यहां से मेन बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें होता है समसूत्री विभाजन, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। किसमें होता है बच्चा, अब कहोगे सर प्रप्रसु जो कोशिका थी उसमें हुआ समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन जब हुआ तो एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या, ये हो गया समसूत्री विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका बना, ठीक है। चलो मैं यहां पे दिखा देता हूं इसे। जैसे ये रहा आपका लघु बीजाणुधानी, ये रहा लघु बीजाणुधानी, और जो प्रप्रसु कोशिका मिल रही थी ना,
जो प्रप्रसू कोशिका मिल रही थी, इसमें हुआ समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनी बच्चा? आप कहोगे सर 2 कोशिका। तो ये रहो, देखो ये रहा 2 कोशिका, पहली कोशिका, और ये रही आपकी दूसरी कोशिका, ये रही आपकी दूसरी कोशिका। आपके दिमाग में एक प्रश्न आए होंगे कि सर बाकी कोशिकाएं क्या हुआ, बाकी कोशिकाएं क्या हो गई? तो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बाकी जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर केवल 2 कोशिका ही बच जाती है। इस बात को आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि जब प्रप्रसू कोशिका में गुड्डा समसूत्री विभाजन होता है ना, तो समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। 2 कोशिका देखोगे तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और बाकी कोशिकाएं जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट हो जाती है। केवल 2 कोशिका ही बच जाती। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इन दोनों कोशिका का नाम बता देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए इन दोनों कोशिका का भी नाम हम लोग जान जाते हैं। इन दोनों कोशिका का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पे। गुड्डा जो किनारे की तरफ जो कोशिका है ना, जो कोशिका किनारे की तरफ है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको भी लिख देते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं, जो किनारे की तरफ थी। जो कहाँ थी गुड्डा? तो जो किनारे की तरफ थी ना, जो किनारे की तरफ थी, उसे मैंने बोला प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में जो कोशिका है, जो कोशिका लघु बीजाणुधानी के केंद्र में जो कोशिका है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसको भी इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं कहाँ मिल रही है? तो कहोगे सर ये लघु बीजाणुधानी के केंद्र में मिल रही है। कहाँ मिल रही है गुड्डा? तो कहोगे सर केंद्र में मिल रही है। ये कोशिका केंद्र में है और एक कोशिका किनारे की तरफ है। ठीक है, अब सारी बातें एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। मैंने ये बोला कि ये जो प्रप्रसू कोशिका थी, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिका बनती है गुड्डा। और इन दोनों कोशिका जो बनी, तो एक कोशिका जो थी किनारे की तरफ मिल रही थी, और एक कोशिका जो थी वो
केंद्र में मिल रही थी, तो जो कोशिका किनारे की तरफ मिलती है उसे बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो कोशिका केंद्र में मिलती है उसे बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बोलते हैं। अब देखना चाहोगे ना, आप देखना चाहोगे गुड्डा, तो ये लो, ये देख लीजिए, मैं अभी जो समझाया, अभी मैं जो समझाया, ये लीजिए, आप लोग खुद देखिए क्या लिखा हूं और मैं आप लोगों को क्या समझाया। पढ़ने के बाद आप लोगों को जरूर मजा आएगा, और मजा आ जाए ना तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है। और मजा आए तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपना ही भला नहीं सोचते, अन्यों को भी भला करना जरूरी है। अपने दोस्तों को भी भला करिए, अगर मजा आप लोग को आ रहा है तो उनको भी मजा दिलाओ, है कि नहीं। चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं, इसको पढ़ो एक बार, खुद पढ़ो, अब मजा आने वाला है गुड्डा। मैंने ये बताया था कि प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, बताया था, तो बताया था मैंने कि जो है प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से एक कोशिका केंद्र की तरफ होती है और दूसरी कोशिका किनारे की तरफ होती है। क्या मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जरूर बताया। मैंने यह भी बताया था कि जो कोशिका किनारे की तरफ होती है ना, जो कोशिका किनारे की तरफ होती है उसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और जो कोशिका केंद्र की तरफ होती है गुड्डा, उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? जरूर बताया था मैंने। ये रहा सिंपल सी बातें, यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रप्रसु कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, एक होता है प्राथमिक कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये दोनों बातें रखना। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि दो कोशिका ही बच जाती है, दो कोशिका ही बच जाती है और बाकी धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, यह भी आप लोग को बताया था। ये रहा वो बातें जो मैं बताया था कि धीरे धीरे शेष कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, केवल दो कोशिका बच जाती है। कौन कौन? ये वाली और एक बच्चा। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें बहुत ही बेहतरीन के साथ समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास जो थी बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। और आप लोग अगले लेक्चर में जब भी आएंगे तो इतनी सी बातें आप लोग तैयार रख करके जरूर आएंगे, क्योंकि यहां तक के टॉपिक में बहुत ही दम है, यहां तक की टॉपिक में बहुत ही दम है। तो आप लोग मेरे से वादा करिएगा कि सर हम जब भी अगले लेक्चर में आएंगे ना तो ये वाला लेक्चर जरूर देख के आएंगे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए हम मिलेंगे अब अगले दिन। जय हिंद।